नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्विक रिवीजन एकेडमी में। हाँ। यहाँ हम पढ़ाई को बनाते हैं बिल्कुल आसान और इंटरेस्टिंग। वन शॉट लेक्चर्स, क्विक रिवीजन और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ। अगर आप चाहते हो कम टाइम में मैक्सिमम प्रिपरेशन, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। राइट। क्लास का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिल्कुल। आज हमारा फोकस मोशन यानी गति से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण पीडीएफ डॉक्यूमेंट पर है, जिसमें गति के मूलभूत नियम और समीकरण दिए गए हैं। तो सबसे पहली हेडिंग जो यहाँ दी गई है, मैं पढ़ती हूँ। इंट्रोडक्शन, परिचय का जिक्र करते हैं। इस परिचय में असल में किस चीज पर फोकस किया गया है? देखिए, अगर हम अपने आसपास की वस्तुओं को ध्यान से देखें ना, तो वो मूल रूप से या तो स्थिर होती हैं, जिसे हम विरामावस्था कहते हैं, या फिर वो गतिमान है। और इसी पर पीडीओ बताता है। ये परिभाषा है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो उसे गति में कहा जाता है। ओके, तो मतलब यहाँ दो कंडीशंस एक साथ मीट होनी चाहिए। समय भी आगे बढ़ना चाहिए और उसके साथ वस्तु की जगह भी बदलनी चाहिए। एग्जैक्टली। अगर समय बढ़ रहा है और जगह नहीं बदल रही तो वो विरामावस्था है। और इसके आसपास के कुछ बड़े एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। ये उदाहरण है रक्त का प्रवाह, ग्रहों की गति और पक्षियों का उड़ना। ओह राइट, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो खून बह रहा है, या आसमान में उड़ता पक्षी, और यहाँ तक कि स्पेस में ग्रह, सब एक ही गति के नियम से चल रहे हैं। हाँ, फिजिक्स का ये रूल सब पर लगता है, चाहे छोटी चीज हो या विशालकाय ग्रह। ये वाकई काफी फैसिनेटिंग है। पर इसको मेजर करने के लिए कुछ तो बेस होना चाहिए ना, जिससे मुझे डॉक्यूमेंट की अगली हेडिंग दिख रही है। मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ, डिस्क्राइबिंग मोशन, गति का वर्णन। और यहाँ मेरा एक डीप डाइव क्वेश्चन है आपसे। किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? किसी भी स्थिति को एक्यूरेटली बताने के लिए ना, एक निश्चित बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे हम रेफरेंस पॉइंट या मूल बिंदु कहते हैं। बिना निर्देश बिंदु के गति को डिस्क्राइब करना लगभग नामुमकिन है। अच्छा, मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं 10 किलोमीटर दूर हूँ, तो ये आधी जानकारी है? बिल्कुल आधी जानकारी है, जब तक आप ये नहीं बताते कि आप कहाँ से 10 किलोमीटर दूर हैं। इसको समझाने के लिए पीडीएफ में बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। ये उदाहरण है, रेलवे स्टेशन के सापेक्ष स्कूल की दूरी बताना। यहाँ रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है। बस स्टैंड कर दें तो स्कूल की लोकेशन का डिस्क्रिप्शन ही बदल जाएगा, राइट? एकदम सही पकड़ा आपने। और इसी रेफरेंस पॉइंट की वजह से कुछ और भी इंटरेस्टिंग होता है, जिसे क्लियर करने के लिए यह महत्वपूर्ण बिंदु है। गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति यानी स्ट्रेट लाइन मोशन है। साथ ही किसी वस्तु की गति एक व्यक्ति के लिए गतिशील और दूसरे के लिए स्थिर प्रतीत हो सकती है, जैसे चलती बस में बैठा यात्री। वेट, ये चलती बस वाला केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं बस में बैठी हूँ और मेरे बगल में मेरा दोस्त बैठा है, तो हम दोनों के हिसाब से हम रुके हुए। हाँ, क्योंकि आप दोनों का आपस में निर्देश बिंदु चेंज नहीं हो रहा है। पर अगर बाहर सड़क पर कोई खड़ा होकर हमें देखे, तो उसके रेफरेंस पॉइंट से हम और बस तेजी से आगे जा रहे हैं। गति बदल गई देखने वाले के हिसाब से। यही रिलेटिविटी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब इन टर्म्स के बीच का मेजरमेंट समझना जरूरी है। हाँ, और अगला पॉइंट सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगली हेडिंग क्लियरली मेंशन करती हूँ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। इन दोनों टर्म्स के बीच अक्सर उलझन होती है। इसे कैसे सुलझाया जाए? देखिए, इन दोनों को बिल्कुल अलग ढंग से सोचिए। दूरी यानी डिस्टेंस असल में रास्ते की कुल लंबाई होती है जिसे वस्तु ने तय किया है। मतलब पूरा ट्रैक रिकॉर्ड। हाँ, और इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसे केवल परिमाण चाहिए। और एक बात, दूरी कभी शून्य यानी जीरो नहीं हो सकती अगर ऑब्जेक्ट मूव किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी है। न्यूनतम दूरी मतलब सबसे छोटा रास्ता। एग्जैक्टली। और इसमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि विस्थापन शून्य यानी जीरो हो सकता है। वेट, जीरो कैसे हो सकता है अगर कोई चल रहा है तो? यही इसका ट्विस्ट है। पीडीएफ में इस पर स्पेशली फोकस किया गया है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। विस्थापन का परिमाण तय की गई दूरी के बराबर या उससे कम हो सकता है। यदि वस्तु लौटकर प्रारंभिक बिंदु पर आ जाए
तो विस्थापन शून्य होगा, लेकिन दूरी शून्य नहीं होगी। वाहनों में तय की गई दूरी मापने वाले यंत्रों को ऑडोमीटर कहते हैं। ओह, समझ गई। मतलब अगर मैं अपने घर से निकलूं, दिन भर पूरे शहर में घूमूं और वापस घर आ जाऊं, तो मेरा ऑडोमीटर तो बताएगा कि मैं 50 किलोमीटर चली, वो मेरी दूरी है। सही। पर क्योंकि मैं लौटकर अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ गई हूं, मेरा विस्थापन एग्जैक्टली 0 हो गया। बिल्कुल, आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है क्योंकि पोजीशन आखिर में चेंज नहीं हुई। वाह, ये फिजिक्स का अपना ही एक लॉजिक है। चलिए आगे देखते हैं। पीडीएफ में अब टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार हेडिंग दी गई है। अगर कोई चीज चल रही है तो उसके चलने के क्या पैटर्न्स हो सकते हैं? यहाँ 2 मेन पैटर्न्स डॉक्यूमेंट में दिए गए हैं। पहला, ये परिभाषा है, एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन, जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। समय अंतराल छोटा होना चाहिए। अच्छा। और दूसरा है असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब वस्तु समान समय अंतराल में अलग-अलग दूरी तय करती है। तो एक समान गति तो थोड़ी थियोरेटिकल लगती है ना, लाइक हर सेकंड में ठीक 10 मीटर्स आगे बढ़ना बिना रुके। असली दुनिया में तो हम असमान गति ही देखते हैं। हाँ, और उसके लिए पीडीएफ में रियलिस्टिक सिचुएशन दी गई है। ये उदाहरण है, भीड़ वाली सड़क पर कार या पार्क में दौड़ता व्यक्ति, असमान गति का उदाहरण। राइट। भीड़ में कभी स्पीड बढ़ेगी, कभी ब्रेक लगेगा, तो वहां अलग-अलग दूरी तय होगी। एग्जैक्टली। अब चाल या स्पीड की बात आई है तो अगली हेडिंग देखते हैं। रेट ऑफ मोशन, गति की दर का मापन, और उसके अंदर सब हेडिंग है स्पीड, चाल। तो किसी वस्तु की गति मापने का टेक्निकल फॉर्मूला क्या है यहाँ? चाल को मेजर करने के लिए परिभाषा है, इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय मतलब यूनिट टाइम, राइट? जैसे 1 सेकंड में। हाँ, और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड m/s या आम बोलचाल में किलोमीटर पर आर होता है। और इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इसका फॉर्मूला पीडीएफ में क्लियरली दिया गया है। औसत चाल v बराबर तय की गई कुल दूरी s डिवाइडेड बाय कुल समयावधि t। ओके, सो स्पीड डिवाइडेड बाय t। पर यहाँ एक पुशबैक है मेरा। अगर चाल अपने आप में तेजी बताने के लिए काफी है, तो फिर आगे चलकर डॉक्यूमेंट में दिशा क्यों जोड़ी गई है? क्योंकि अगली हेडिंग है स्पीड विद डायरेक्शन, दिशा के साथ चाल, और सब हेडिंग है वेलोसिटी, वेग। चाल में दिशा जोड़ देने से आखिर क्या बदल जाता है? देखिए, बहुत कुछ बदल जाता है। अगर रेडार पे एक जहाज दिख रहा है कि स्पीड 800 है, तो उसकी स्पीड काफी नहीं है। पता होना चाहिए कि वो जहाज किस तरफ जा रहा है, इसलिए वेग लाया गया। पीडीएफ कहता है ये परिभाषा है, एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। अच्छा, मतलब स्पीड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू वेग। सही समझे? और इस दिशा के जुड़ने की वजह से ना, अगर वस्तु की चाल बदले या दिशा बदले या दोनों बदले, तो वेग बदल जाता है। मात्रक इसका भी मीटर पर सेकंड ही होता है। और अगर ये यूनिफॉर्म तरीके से चेंज हो रहा हो तो फॉर्मूला क्या होगा? यदि वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा हो, तो औसत वेग निकालने के लिए सिंपली प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। u + v डिवाइडेड बाय 2। सिंपल एवरेज, परफेक्ट। पर यहाँ एक वर्ड आया, वेग का बदलना। जब वेग बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? अगली हेडिंग वही है, मैं पढ़ती हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर। ये नया टर्म क्या है? जब वेग बदलता है, तब एंट्री होती है त्वरण की, यानी एक्सेलरेशन की। पीडीएफ में इसकी परिभाषा बहुत क्लियर है। यह परिभाषा है, त्वरण, इकाई समय में वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला v - u/t होगा? बिल्कुल, a = v - u डिवाइडेड बाय t। मतलब जिस रेट से गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है वही त्वरण है। जैसे एक्सेलरेटर दबाने पर जो थेका सा लगता है ना पीछे की तरफ, वो एक्सेलरेशन है। पर क्या त्वरण हमेशा स्पीड बढ़ाता ही है? नहीं, ब्रेक लगाने पर भी वेग बदलता है, यानी कम होता है, और उस वक्त भी त्वरण वहां मौजूद होता है। पीडीएफ इस बारे में कहता है यह महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है। यदि त्वरण वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अच्छा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन। ब्रेक लगाना एक्चुअली नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसलिए माइनस साइन आएगा। इसका कोई क्लियर एग्जाम्पल दिया है आगे? हाँ, नेचर से एक एग्जाम्पल है। ये उदाहरण है,
स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। ओह, फ्री फॉल, जैसे बिल्डिंग से एप्पल गिरना। ग्रेविटी लगातार उसे अपनी तरफ खींचती रहती है, तो उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहती है। सही। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अब ये सारे नंबर्स और फॉर्मूलाज तो ठीक है, लेकिन इनको इजीली समझने का एक ही तरीका होता है, ग्राफ्स। पीडीएफ की अगली हेडिंग है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, गति का ग्राफीय प्रदर्शन। और इसके अंदर पहली सब हेडिंग आती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। इसमें क्या बताया गया है? ग्राफ एक्चुअली पास्ट हिस्ट्री बता देते हैं मोशन की। दूरी समय ग्राफ में एक्स अक्ष पर समय और वाई अक्ष पर दूरी दर्शाई जाती है। इसका उपयोग मूल रूप से वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए होता है। तो ग्राफ देखकर मैं कैसे बता सकती हूँ कि गाड़ी की स्पीड यूनिफॉर्म है या नहीं? बहुत आसान है। अगर एक समान चाल है तो ग्राफ मूल बिंदु से निकलती एक सीधी तिरछी रेखा होता है, एक डायगोनल स्ट्रेट लाइन। और अगर असमान चाल है तो ग्राफ एक वक्रीय रेखा यानी कर्व होता है जो समय के साथ बदलती रहती है। स्ट्रेट लाइन मतलब स्टेडी स्पीड, और कर्व मतलब स्पीड अप डाउन हो रही है। एग्जैक्टली। आगे सब हेडिंग है वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस बार ग्राफ में वाई एक्सिस पर वेग है, तो नियम थोड़े तो बदलेंगे। हाँ, यहाँ एक्स अक्ष पर समय और वाई अक्ष पर वेग है। अब सोचिए, अगर एक समान वेग है, मतलब वेलोसिटी बिल्कुल बदल नहीं रही है, तो ग्राफ कैसा होगा? वो एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होती है। एकदम फ्लैट पैरेलल लाइन। हाँ, क्योंकि टाइम आगे बढ़ रहा है पर वेलोसिटी ऊपर नहीं जा रही। बिल्कुल। और अगर एक समान त्वरित गति है, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ग्राफ मूल बिंदु से निकलती एक सीधी तिरछी रेखा होती है। पर यहाँ डॉक्यूमेंट एक बड़ा राज खोलता है इन ग्राफ्स का। क्या है वो राज? ये महत्वपूर्ण बिंदु है। वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्र वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यानी विस्थापन का परिमाण के बराबर होता है। फॉर्मूला में इसे S = एरिया ऑफ द शेप फॉर्म्ड अंडर द ग्राफ कहते हैं। ओह, मतलब अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे के हिस्से का क्षेत्रफल एरिया निकाल लो, तो वो डायरेक्ट आपसे कहेगा कि गाड़ी ने कितनी दूरी तय की। राइट। एरिया निकालने से डिस्टेंस मिल रहा है। ये ज्योमेट्री और फिजिक्स का बड़ा ही कमाल का कनेक्शन है। हाँ, और इसी कनेक्शन से आगे जाकर इक्वेशंस बनते हैं। राइट। अगली हेडिंग वही है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के समीकरण। इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करें। देखिए, पीडीएफ स्पष्ट करता है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो उसके वेग, त्वरण और दूरी के बीच संबंध को 3 समीकरणों से दर्शाया जाता है। 3 समीकरण कौन कौन से? पहला है वेग समय के लिए, v = u + at। दूसरा है स्थिति समय के लिए, s = ut + ½ at²। और तीसरा है वेग स्थिति के लिए 2as = v² - u²। सुनने में तो काफी हैवी लगते हैं ये 3 इक्वेशंस, पर इसके ठीक बाद पीडीएफ ने एक हेडिंग दी है एग्जाम्पल, उदाहरण। तो इस थ्योरी को प्रैक्टिकल सवाल से जोड़ते हैं। सवाल क्या कहता है? सवाल एक रेलगाड़ी का है। लिखा है कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। ओके, वेट। विरामावस्था मतलब शुरुआती वेग u 0 हो गया, समय t है 5 मिनट, जिसे अगर सेकंड में बदलें तो 5 × 60 मतलब 300 सेकंड्स, और अंतिम वेग v है 72 km/h। इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा ना? बिल्कुल। 72 को जब कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास u है 0, v है 20 और t है 300। अब निकालना है त्वरण यानी a। फॉर्मूला लगाते हैं पीडीएफ के अनुसार। a = v - u / t, मतलब 20 - 0 / 300। तो 20 को 300 से भाग देंगे तो त्वरण आएगा 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1/15। सही। अब दूसरा हिस्सा दूरी s निकालनी है। कैसा कैलकुलेशन है पीडीएफ में इसका? पीडीएफ ने तीसरे इक्वेशन का प्रयोग किया है, 2as = v² - u²। वैल्यूज रखें तो 2 × 1/15 × s = 20 का स्क्वायर -0। लेट मी कैलकुलेट। 2/15 s = 400। s को अलग करेंगे तो 400 को 15 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना होगा। 400 भाग 2 हुआ 200 और 200 × 15 हुआ
3000, तो एस आया 3000 मीटर। हाँ, और 3000 मीटर यानी एग्जैक्टली 3 किलोमीटर। कैलकुलेशन कितना परफेक्ट बैठा है। फॉर्मूला लगाकर ठीक ठीक बता दिया कि 5 मिनट में ट्रेन कहाँ होगी। दैट इज द पावर ऑफ फिजिक्स। चलिए अब उस पावर को आगे ले जाते हैं। पीडीएफ की आखिरी मेजर हेडिंग की बात करती हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। अभी तक की गति सीधी सड़क पर थी, अब हम गोले में घूमने वाले हैं। यहाँ नियम बिल्कुल अलग ढंग से बिहेव करते हैं। पीडीएफ की परिभाषा देखते हैं। ये परिभाषा है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। और इस गोल रास्ते पर चाल का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है v बराबर 2πr डिवाइडेड बाय t, जहां r वृत्तीय पथ की त्रिज्या या रेडियस है और t एक चक्कर पूरा करने में लगा समय है। 1 मिनट, आपने यहाँ डेफिनेशन में कहा एक समान चाल। अगर चाल बदल ही नहीं रही, यूनिफॉर्म है, तो फिर हम इसे अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? एक समान गति में तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं। यही तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा कैच है, और इसीलिए पीडीएफ इसे जोर देकर कहता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। वृत्तीय पथ पर वस्तु की चाल स्थिर रहती है, लेकिन गति की दिशा लगातार बदलती है। दिशा बदलने के कारण वेग बदलता है, इसलिए ये त्वरित गति यानी एक्सेलरेटेड मोशन का एक उदाहरण है। ओह, मैं वेलोसिटी में डायरेक्शन वाला रूल भूल गई थी। मैं अगर 20 की स्पीड से गोल घूम रही हूँ तो मेरी स्पीड तो उतनी है, लेकिन हर सेकंड मेरी दिशा बदल रही है ना? बिल्कुल, और दिशा बदली मतलब वेग बदला, वेग बदला मतलब वहां त्वरण आ गया। इट इज माइंड ब्लोइंग। स्पीड कांस्टेंट है, फिर भी एक्सेलरेशन हो रहा है। इसके एग्जाम्पल्स भी नेचुरली होंगे फिर। हाँ, यूनिवर्स इसी पर तो टिका है। ये उदाहरण है, चंद्रमा और पृथ्वी की गति, वृत्तीय कक्षा में घूमता उपग्रह। चांद का पृथ्वी के चक्कर लगाना, उसकी स्पीड सेम रहती है, पर दिशा घूमने की वजह से लगातार बदलती है। डॉक्यूमेंट की फाइनल हेडिंग पर आते हैं। यहाँ एग्जाम्पल, उदाहरण और डायग्राम आरेख दिए गए हैं इस प्रैक्टिकल एनालॉजी को दिखाने के लिए। पीडीएफ में खेल के मैदान का एक चित्र दिया गया है, जिसमें खेल में चक्का यानी डिस्कस या गोला फेंकने वाला खिलाड़ी अपने शरीर को घुमाकर गोले को वृत्तीय गति प्रदान करता है, और इसके साथ एक धागे से बंधे पत्थर का प्रदर्शन भी है। वो पत्थर जिसे हम बचपन में धागे से बांधकर गोल गोल घुमाते थे। हाँ, वही। और पीडीएफ इसमें समझाता है कि ये उदाहरण है, अगर धागा अचानक छूट जाए तो पत्थर वृत्तीय पथ की स्पर्श रेखा यानी टैंजेंट की दिशा में सीधा निकल जाता है। ये सिद्ध करता है कि वृत्तीय पथ के हर बिंदु पर गति की दिशा बदल रही थी। स्पर्श रेखा मतलब उस पॉइंट की स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल। धागा टूटा और पत्थर गोल घूमने की बजाय वहां से एग्जैक्टली स्ट्रेट निकल गया। राइट। इसका मतलब उसको गोल बनाए रखने वाला लगातार एक्सेलरेशन ही था जो उसको बाहर भागने से रोक रहा था। एग्जैक्टली। जब तक एक्सेलरेशन मिला, दिशा बदलती रही। जैसे ही धागा टूटा, दिशा का बदलना रुका और वो सीधा चला गया। तो दोस्तों, हमने शुरुआत की थी एक बेस पॉइंट या ओरिजिन से। वहां से हम दूरी और विस्थापन समझते हुए चाल और वेग तक आए, फिर एक्सेलरेशन को परखा और अंत में इस गोल वृत्तीय दिशाओं के कॉम्प्लेक्स मोशन तक पहुंचे। एक सिंपल सी दूरी और दिशा मिलकर आखिर कितने बड़े नियम तय करते हैं, ये आज इस पीडीएफ से क्लियर हो गया। और उन सब के बीच में जो हमने मैथ लगाई और ग्राफ्स देखे, उनसे हम प्योरली प्रिडिक्ट कर पाए कि फ्यूचर में वस्तु कहाँ होगी। सही कहा। इन सभी तथ्यों को समझने के बाद अगली बार जब आकाश में घूमते किसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को देखा जाए या किसी तीव्र मोड़ पर गाड़ी घूमती हुई दिखे, तो ये सोचना बेहद दिलचस्प होगा कि दिशा बदलना, भले ही चाल वही रहे, आखिर कितनी बड़ी एनर्जी और त्वरण का खेल है। पढ़ाई और खोज ऐसे ही जारी रहेंगी। शुक्रिया।